हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट से। और पेपर फर्स्ट में हमारा बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रह जा रहा था, जो कि हो सकता है इसके चांसेस हैं 99% चांसेस है कि ये टॉपिक आपका एग्जाम में आए। दोस्तों तो आज हम उसी टॉपिक पर बात करेंगे। टॉपिक रहेगा हमारा कॉजेस एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि विकलांगता या दिव्यांगता के कारण और उसके रोकथाम क्या है, इस पर बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों दोनों में बात करेंगे। पहले कॉजेस को देखेंगे, उसके बाद उसके प्रिवेंशन क्या है, यानी कि रोकथाम क्या है। ठीक है, तो ये पेपर फर्स्ट से हमारा टॉपिक है, जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, बहुत ही इजीली आपको समझ आ जाएगा कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिससे दिव्यांगता होती है, या दिव्यांगता के क्या कारण है, डिसेबिलिटीज के क्या कारण है, और उसके प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं जिससे कि हम दिव्यांगता को कम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन आपका आ जाएगा, जरूरी नहीं है कि दोनों चीज एक साथ पूछ ले, आ जाएगा कि कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है, डिस्क्राइब टू कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी आ जाएगा, या आ सकता है कि टाइप्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि रोकथाम, कितने प्रकार से आप विकलांगता की रोकथाम कर सकते हैं। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कॉजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, यानी कि विकलांगता के कारण और उसके रोकथाम को बताइए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम कॉजेज देख लेते हैं, कौन कौन से कॉजेज हैं, क्या कारण है। कॉजेज मतलब दोस्तों इसके कारण, किसके कारण, डिसेबिलिटी यानी कि विकलांगता या दिव्यांगता के, दिव्यांगता यानी कि डिसेबिलिटी के क्या कारण है। ठीक है दोस्तों, तो कॉजेज यानी कि दिव्यांगता के दोस्तों दो प्रकार से हम कहें कि दो भागों में डिवाइड किया गया है जो हमारे कारण है डिसेबिलिटीज के, यानी कि जो कॉजेज हैं, तो टू टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन से टू टाइप्स है, एक है जनरल और दूसरे हैं मेन। ठीक है दोस्तों, तो बेसिक हो जाते हैं, कुछ मेन हो जाते हैं, यानी कि कुछ सामान्य कारण हो गए, कुछ प्रमुख कारण हो गए। ठीक है दोस्तों, तो सामान्य कारण कौन कौन से हैं जिससे हो सकता है कि दिव्यांगता आए किसी बच्चे में, या कोई बच्चा डिसेबिलिटीज के कारण बन सकता है। तो ऐसे कौन सी जो सामान्य कारण है, सबसे पहले हम उनको देखते हैं। सबसे पहले दे रखा है दोस्तों अनुवांशिक। अनुवांशिक क्यों कहा गया है, जेनेटिक क्यों कहा गया है, क्योंकि क्या होता है, जब किसी परिवार में पहले से अगर उस परिवार में कोई दिव्यांग है, यानी कि दादा, उसके बाद दादा, उसका बेटा, उसके बेटों को कारण रहता है कि 50% चांसेस होते हैं जेनेटिक्स के, कि जिस परिवार में पहले से कोई व्यक्ति दिव्यांग है, कोई डिसेबिलिटीज है, चाहे वो आईडी हो गई, बौद्धिक अक्षमता हो गया, शारीरिक अक्षमता हो गया, या दृष्टिबाधित हो गई, या श्रवणबाधित हो गई। ठीक है दोस्तों, अगर पहले से कोई व्यक्ति है तो उसका ये एक कारण है कि पहले से उस घर में कोई व्यक्ति डिसेबल था, यानी कि असक्षम था, या फिर हम कहेंगे डिसेबिलिटी थी उस व्यक्ति को, तो उसके घर में जो पीढ़ी आ रही है, हो सकता है उस पीढ़ी में किसी व्यक्ति को भी डिसेबिलिटी होने के चांसेस रहे, और ये चांसेस दोस्तों 50% तक रहते हैं। और ये चीज देखी गई है कि जिस घर में अगर एक व्यक्ति डिसेबल है, हो सकता है उसके चांसेस है कि दूसरा बच्चा भी, यानी कि जो आने वाला बच्चा है, तो हो सकता है कि वह बच्चा भी डिसेबल्ड हो, यानी कि दिव्यांगता से ग्रसित हो। दूसरा है दोस्तों समीप के परिवार में शादी। क्योंकि क्या होता है, समीप के परिवार में क्यों होता है, क्योंकि जेनेटिक्स जो, अगर हम अनुवांशिक की बात करें तो बहुत ज्यादा समीप के परिवार में, जैसे कि कोई रियल संबंध है, सगी संबंधी या रक्त संबंधी, अगर कोई शादी आपस में कर लेते हैं, तो उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है कि बच्चा क्या है, आपका जो बच्चा है वह डिसेबिलिटी से ग्रसित हो जाएगा। उसका फिर तीसरा कारण बता रहे हैं दोस्तों, जो कि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, कि माँ की आयु, यानी कि जब माँ गर्भ धारण कर रही है तो उस माँ की आयु बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, कि वह किस एज में है। ना तो वह 24 साल से कम होनी चाहिए और ना ही 35 साल से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी कि ना तो वो 23 या 24 से कम और ना ही 35 से ज्यादा। ठीक है, ये हमारा एज ड्यूरेशन दे रखा है कि माँ की आयु क्या है, 23 साल से ऊपर होनी चाहिए, और जो ज्यादा में ज्यादा अगर हम बात करें तो 35 से कम होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो माँ की आयु क्या है, बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, कि बच्चा कहीं ना कहीं, इस पे इफेक्ट बच्चे पे पड़ता है इस चीज का, और जिससे कि बच्चा क्या हो जाता है, किसी
भी अक्षमता से ग्रसित हो जाता है। उसके बाद है दोस्तों कुपोषित माता और बच्चा दोनों, यानी कि बच्चे का खान पान उनको ठीक प्रकार से, जब माँ गर्भावस्था में है और बच्चा गर्भ में है तो उस माँ को ठीक प्रकार से खाने पीने के लिए न्यूट्रिशन या हम कहें उसको प्रोटीन्स नहीं मिल रहे हैं, उसे एनर्जी वाली कोई चीज नहीं मिल रही है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा उस बच्चे पर पड़ेगा, जिससे क्या होगा बच्चा क्या होगा उसका विकास देरी से होगा या परिपूर्ण उसका विकास नहीं हो पाएगा, जिसका कारण एक दिव्यांगता बन जाएगा, यानी कि एक डिसेबिलिटी उसका कारण बन जाएगा। फिर कह रही है स्वच्छता का अभाव, यानी कि स्वच्छता का, साफ सफाई का। जब माँ और बच्चे दोनों स्वच्छ नहीं है, यानी कि साफ सुथरे नहीं रह रहे, उनका वातावरण साफ सुथरा नहीं मिल रहा है, तो क्या है संक्रमण होगा, उनको गंदगी से संक्रमण होगा, इन्फेक्शंस होंगे, जिससे क्या है उसका प्रभाव उस बच्चे पर भी पड़ रहा है। अगर माँ गर्भ धारण कर रखा है, गर्भावस्था में है माँ, तो उसका जो इफेक्ट पड़ेगा उसके बच्चे पर पड़ेगा जाकर, तो हो सकता है उसको कोई संक्रामक रोग हो जाए, वह रोग के कारण उसको डिसेबिलिटी हो जाए। तो स्वच्छता का अभाव मतलब दोस्तों कमी, यानी कि सफाई की कमी है हम बोलेंगे, ठीक है। ये तो हमारे सामान्य कारण थे कि बहुत ज्यादा बेसिक है, कोई भी ध्यान रख सकता है इस चीज का दोस्तों कि इन कारण अगर सामान्य कारण पे भी ध्यान दें तो भी हम दिव्यांगता को रोक सकते हैं। उसके बाद प्रमुख कारण क्या है दोस्तों, प्रमुख कारण 3 है, जन्म से पहले, जन्म के समय और जन्म के बाद, यानी कि प्रीनेटल, नेटल और फिर है पोस्टनेटल, ठीक है, यानी कि प्रसव से पहले, प्रसव के समय और प्रसव के बाद। दोस्तों प्रसव, जन्म से पहले क्या क्या है, सबसे पहले तो है माँ की आयु, ठीक है, आयु। दूसरा उसका सुपोषण या कुपोषण हम लिख देते हैं, कुपोषित, ठीक है। उसके बाद क्या है, नशीले पदार्थों का सेवन, नशीले पदार्थों का सेवन। देखिए दोस्तों माँ की आयु मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जब बच्चा गर्भावस्था में है या माँ गर्भ धारण कर रही है जन्म से पहले, तो माँ की आयु क्या है, और अगर वह गर्भावस्था में है तो उसका खान पान कैसा है, ठीक है। फिर है नशीले पदार्थों की, यानी कि कोई भी माँ गर्भावस्था में अगर नशीले पदार्थों का सेवन करती है, मतलब यहाँ मतलब है तंबाकू से या अल्कोहल या किसी प्रकार का कोई भी नशीला पदार्थ वह यूज कर रही है, तो उसका इफेक्ट उस बच्चे पर पड़ेगा और उस बच्चे में हमें डिसेबिलिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। और दूसरा है कि अनावश्यक दवाएं, दवाइयों का सेवन, यानी कि ज्यादा अगर हम देखें कि जरा सा बहुत ज्यादा हमें मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में, क्योंकि क्या होता है दोस्तों उस समय की बच्चे पर उसका सारा इफेक्ट बच्चे पर पड़ता है, क्योंकि बहुत ज्यादा हम अगर दवाइयां खा लेते हैं तो डॉक्टर के बिना हेल्प से हम किसी भी माँ को कोई भी दवा नहीं लेनी चाहिए जब वह गर्भावस्था के समय में है, ठीक है। उसके माँ की आयु हो गई, नशीले पदार्थ और फिर हो गया संक्रमण, ठीक है, यानी कि किसी भी प्रकार का अगर माँ को संक्रमण है, यानी कि उसे कोई भी रोग है, चाहे वो टीबी हो गया या एड्स हो गया, तो कोई भी अगर उसको रोग है, थायराइड हो गया, तो चांसेस उसको क्या है उसका इफेक्ट उसके बच्चे पर पड़ेगा, जो गर्भ में पल रहा बच्चा है उस पर पड़ेगा, जिसके कारण उस रोग से वह बच्चा भी इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा और उसका फर्क उस पर पड़ेगा, उसका प्रभाव, तो जिससे क्या होगा हमें बच्चे में डिसेबिलिटी देखने को मिल सकती है, ठीक है दोस्तों। तो ये जन्म से पहले के कारण हो गए, हम बोलेंगे प्रीनेटल कॉजेज हो गए ये। फिर क्या है जन्म के समय, यानी कि नेटल कॉजेज क्या है, नेटल कॉजेज सबसे पहला है दोस्तों समय से पहले प्रसव। दोस्तों समय से पहले प्रसव, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब गर्भ का समय 9 महीने तक रहता है, अगर गर्भ का समय 6 महीने 7 महीने होता है तो क्या होगा कि उस बच्चे का
क्या होगा कि उस बच्चे का परिपूर्ण विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस बच्चे का पूर्ण रूप से विकास 9 महीने तक होता है, उसका शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, जो भी जितने विकास हो रहे हैं उसके अंदर, वे सभी गर्भ में रहकर 9 महीने तक पूरे हो जाते हैं उसके विकास। तो दोस्तों क्या हो रहा है कि जन्म के समय अगर वो पहले हो रहा है, 6 मंथ में अगर कोई प्रसव हो रहा है या 7 मंथ में कोई प्रसव हो रहा है, इससे क्या होगा, बच्चे का परिपूर्ण विकास नहीं हो पाएगा, जो कि एक गर्भावस्था में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो प्रीमेच्योर बेबी जिसे हम बोलते हैं प्रीमेच्योर बेबी, तो जो बच्चा प्रीमेच्योर होता है उसमें हमें कहीं ना कहीं किसी भी एक क्षेत्र में डिसेबिलिटी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, फिर है कोई भी इंजरी या दुर्घटना, कोई भी प्रकार की दुर्घटना या हम कहेंगे ऑक्सीजन की कमी, ठीक, इन्फेक्शन या भी संक्रमण, और प्रसव का अधिक समय तक चलते रहना, दोस्तों दुर्घटना क्यों कहा गया है, क्योंकि प्रसव के टाइम क्या होता है कि बहुत ज्यादा कहीं किसी प्रकार की कोई इंजरी लग जाना बच्चे को, या कोई औजार लग जाना, या जिस टाइम ड्यूरेशन चल रहा है, प्रसव का डिलीवरी हो रही है, तो कहीं कभी क्या होता है कि बच्चा फंस जाता है, उसके कारण उसको हाइपोक्सिया हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी के कारण कभी कभी सेरेब्रल पालिसी यानी कि प्रमस्तिष्क पक्षाघात हमें देखने को मिलता है, क्योंकि उसके जो माइंड में जो डिस्फंक्शनिंग होती है उसके ब्रेन में, जिसके कारण वह अपने शारीरिक नियंत्रण खो देता है पूर्ण रूप से। तो ऑक्सीजन के कारण भी क्या है, डिसेबिलिटी की कमी देखने को मिलेगी। क्यों हुआ, क्योंकि इंजरी या कोई दुर्घटना हुई उस टाइम पर, और संक्रमण अगर हो गया उस टाइम पर, जैसे ही बच्चे को टीटी नहीं लगा तो टिटनेस हो गया उसको, या फिर उसके जो टाइम पर जो लगना चाहिए उसको दवाइयां नहीं मिल पाई, या उसको ठीक प्रकार से देखभाल नहीं हुई, तो किसी भी प्रकार का अगर उस समय पर संक्रमण लग गया, इन्फेक्शन हो गया बच्चे को, तो वो पूरे लॉन्ग टाइम तक चलता है और बच्चे को इन्फेक्टेड करता है। उसके बाद कह रहे हैं प्रसव का अधिक समय तक चलते रहना, यानी कि डिलीवरी का जो टाइम है कि बहुत समय तक चल रहा है, मान लीजिए 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, 1 घंटा, या फिर हम एक पूरा दिन हो गया, उसमें भी क्या होगा कि मां तो प्रभावित हो ही रही है, दूसरा क्या है कि उससे बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा, और हो सकता है कि उस बच्चे के किसी एक क्षेत्र में हमें दिव्यांगता देखने को मिले। अब जन्म के बाद क्या है दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो कोई चोट, ठीक, दिमागी बुखार, ठीक, दिमागी बुखार हो गया, कोई चोट हो गई, उसका वातावरण और खान पान, ठीक है, और यहां भी संक्रमण आ जाएगा। किसी भी प्रकार से अगर बच्चे के चोट लग जाती है, ठीक है, जन्म के बाद क्या है, किसी प्रकार से अगर बच्चे को चोट लग गया, तो चोट लगने से क्या होगा, हो सकता है उसके सिर में चोट लग गई हो, जिसके प्रकार क्या हो गया, उसका ब्रेन डैमेज हो गया, ट्रॉमा हो गया किसी प्रकार से। दिमागी बुखार से क्या होगा, अगर बच्चे को दिमागी बुखार आएगा, तो क्या उसके माइंड की जो एक फंक्शनिंग जो हमारा काम कर रहा है पूरे बॉडी को, हो सकता है वह डिसफंक्शनिंग हो सकता है। वातावरण यानी कि उसका वातावरण क्या है, जिस वातावरण में बच्चा रह रहा है उसको क्या है, ठीक से खाने पीने को नहीं मिल रहा है, उसकी देखभाल नहीं हो रही है, जो उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए तो नहीं मिल रही है, हो सकता है उससे कई सारे हमारे कौशलों पर सीमितता हो जाती है, यानी कि हमारे स्किल जो क्या है रिजिड हो जाते हैं। फिर कह रहे हैं खान पान, यानी कि बच्चे को ठीक प्रकार से खान पान नहीं हो रहा है, या माँ का दूध बच्चे को नहीं मिल पाया, या जिस प्रकार से उसकी देखभाल होनी चाहिए वह नहीं हो पाई। फिर कह रहे हैं संक्रमण, अगर किसी प्रकार का बच्चे को कोई रोग है और वह रोग बहुत लंबे समय तक चलता है, जिसका इलाज नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं वह एक अक्षमता ग्रसित कर लेती है और वह एक दिव्यांगता का रूप ले लेती है। तो ये तो दोस्तों हमारे प्रमुख कारण थे, जो क्या था, नेटल, प्रीनेटल, नेटल और पोस्टनेटल, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इन सभी के प्रिवेंशन क्या है, यानी कि हम इन कारणों को, जिस प्रकार से डिसेबिलिटी हो रही है दोस्तों, इस डिसेबिलिटी को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो क्या करेंगे इसमें दोस्तों, प्रिवेंशन क्या रहेंगे, यानी कि इस चीज को रोकने के क्या रोकथाम है, तो प्रिवेंशन यानी कि रोकथाम, अब हमें इन चीजों की रोकथाम करनी है जिसके कारण से बच्चा क्या डिसेबल्ड हो रहा है, ठीक है। अब रोकथाम दोस्तों, इसको भी हमने 3 चरण
चरणों में डिवाइड किया है, यानी कि 3 भागों में बांटा है। पहला है प्राथमिक रोकथाम, दूसरा द्वितीयक रोकथाम, तीसरा है अंतिम रोकथाम। तो प्राथमिक रोकथाम क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। सबसे पहले दिया है सुरक्षित गर्भावस्था, यानी कि सुरक्षित गर्भावस्था से मतलब है दोस्तों यहाँ पर माँ की ठीक प्रकार से देखभाल, उसका खान पान और उसका जो दवाइयां, उसका मेडिसिन या उसका ट्रीटमेंट। यहाँ पर सुरक्षित गर्भावस्था इसलिए कह रहे हैं कि माता अगर कहीं ऐसा तो ये नशीले पदार्थों का सेवन कर रही है तो उस चीज को कम करना है, और यहाँ पर कि किसी प्रकार का उसको चोट तो नहीं लग रही है, किसी प्रकार से डिप्रेस तो नहीं है। तो सुरक्षित गर्भावस्था, यानी कि अगर सुरक्षित गर्भावस्था रहेगी तो क्या होगा, बच्चे पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हम क्या विकलांगता को रोक सकते हैं। फिर कह रहे हैं रक्त संबंधी विवाह से बचाओ, यानी कि जो विवाह रक्त संबंधी या अपने रिश्तेदारों में या परिवार में हो रहे हैं, अगर हम उनका बचाव करें या ना करें तो उससे भी क्या होगा, विकलांगता को रोका जा सकता है। फिर कह रहे हैं दोस्तों माँ की आयु हमें ध्यान रखनी है 23 साल से कम ना हो और 35 से ज्यादा ना हो। ठीक है दोस्तों, तो क्या एकदम सुरक्षित गर्भावस्था रहेगा, यानी कि उसका एज है कि वह किसी अपने घर में रखकर अपने किसी बच्चे को जन्म दे सकती है, एक मेच्योर उसकी एज है। फिर कह रहे हैं एवं संक्रमण से बचाओ, अगर माँ संक्रमण से बची रहेगी, किसी प्रकार का उसको कोई इन्फेक्शन या संक्रमण नहीं होगा तो उसका प्रभाव उसके बच्चे तक नहीं पहुंचेगा, जिससे क्या होगा, विकलांगता को हम रोक सकते हैं। फिर कह रहे हैं नशीली दवाइयों एवं पदार्थों से बचाओ। नशीली दवाइयां मतलब कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी लेडीज क्या करती है कि गर्भावस्था के समय नींद की गोलियां हो गई या कोई टॉनिक चल रहा है उनका, जिससे उन्हें रिलैक्स फील हो रहा है, तो कोई भी ऐसे नशीले पदार्थों का सेवन ना करे। और कह रहे हैं कि नशीले पदार्थों और पदार्थों से मतलब है कोई अल्कोहल, तंबाकू हो गया, बीड़ी हो गया, शराब हो गया, इन चीजों से बचाव करना है, जिससे कि एक आप सुरक्षित बच्चे को जन्म दे सके। ठीक है, सामान्य बच्चे को। फिर कह रहे हैं प्रसव चिकित्सालय में करना और सुरक्षित शिशुकाल। प्रसव चिकित्सालय में कराना, यानी कि डिलीवरी जो हमें करानी है, प्रसव जो कराना है एक माँ का, तो हमें वह कहाँ करानी चाहिए, अपने नजदीकी चिकित्सालय में कराना चाहिए, हॉस्पिटल में करानी चाहिए, ताकि क्या हो, जिसमें माँ भी सुरक्षित हो आवश्यकता पड़ने पर और बच्चे की भी अच्छे से देखभाल हो सके। फिर कह रहे हैं सुरक्षित शिशुकाल, यानी कि दोस्तों जो बच्चे का 0 to 2 वर्ष, यानी कि अगर हम बात करें तो 6 वर्ष तक का जो प्रारंभिक बाल अवस्था तक देखें तो बच्चे का जो शिशु काल है 0 से 2 वर्ष तक एकदम सुरक्षित होना चाहिए, जहां पर अगर हम बात करें तो चोट, दिमागी बुखार, वातावरण, खान-पान और संक्रमण, इन चीजों का हमें ध्यान रखेंगे तो सुरक्षित शिशु काल होगा, जिससे क्या है अच्छे से बच्चा प्रत्येक क्षेत्र में विकास कर पाएगा। ठीक है, तो क्या इस कारण से भी हम क्या कर सकते हैं, अगर इन चीजों को हम ठीक से रखेंगे तो दिव्यांगता को रोक सकते हैं। फिर कह रही है स्वच्छता, सुपोषण, टीकाकरण नियमानुसार। स्वच्छता यानी कि हमें साफ सफाई का ध्यान रखना है, जिससे कि हमारा बच्चा इन्फेक्टेड ना हो, यानी कि उसको कोई संक्रमण ना लगे। दूसरा कह रहे हैं सुपोषण, यानी कि उसको हम खान पान उसका क्या रहेगा, एक अच्छा खान पान कराएं। फिर कह रहे हैं टीकाकरण, यानी कि जो टीकाकरण बच्चे को लगता है तो वह टीकाकरण हम समय अनुसार, नियम अनुसार लगाए, ताकि कोई भी डोज की उसमें कमी ना रह जाए, क्योंकि टिटनिस हो गया, टीबी हो गया, डीपीटी हो गया, तो इन चीजों का क्या ये डोज है बच्चे के अंदर जानी चाहिए, ताकि जो बहुत सारे संक्रमण चल रहे हैं तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता उस बच्चे के अंदर आ जाए और विभिन्न बीमारियों से लड़ाई लड़ सके वो। ठीक है दोस्तों, और नियम अनुसार हमने लगाने हैं। उसके बाद द्वितीयक रोकथाम क्या है, यानी कि दूसरे रोकथाम क्या है। अब ये तो हमने पहले कर लिए, प्राथमिक हो गए कि हाँ भाई इस समय तक क्या हो गया, सब ठीक है इन चीजों पे। अब द्वितीयक रोकथाम क्या है, यदि कोई बच्चा डिसेबल है, हमें उसमें लक्षण देखने को मिल रहे हैं, मान लीजिए हम ऑटिज्म की बात करते हैं, या स्टार्टिंग हम कहें कि एमआर की बात, एमआर तो चलो आप ऑटिज्म की बात कीजिए, या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया। ठीक है दोस्तों, इन चीजों का अगर हमें पता चल जाए कि बच्चा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है या बच्चे को ऑटिज्म है, 3 साल के बाद पता चलता है, हमें बचपन से नहीं पता चलता, बच्चे का जन्म से पता नहीं चलता ऑटिज्म का, एडीएचडी का, हाई फंक्शनिंग का। ठीक है दोस्तों, तो शीघ्र हस्तक्षेप, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, शीघ्र हस्तक्षेप करनी है। उसके पहले सबसे पहले तो उसको शीघ्र हस्तक्षेप करके पहचान करनी है कि इस बच्चे की कंडीशन क्या है, और शीघ्र हस्तक्षेप करने के बाद उसकी जो प्रक्रिया चल रही है उसके वातावरण के साथ नियम अनुसार उसमें बदलाव करना है, ताकि वह बच्चा विकास करे। और उसके बाद प्रबंध और उसके उपचार, यानी कि एक मैनेजमेंट कार्यक्रम बनाना है हमने, जिसमें रहकर बच्चा सभी सामान्य कौशलों को सीखे, और उसके बाद हमें उपचार करना है। जब बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो क्यों नहीं सीख पा रहा है, वहां पर हम डायग्नोस करेंगे और पहचान करेंगे, डायग्नोस करेंगे और हम किसी कार्यक्रम को लागू करेंगे। ये हमारा द्वितीयक रोकथाम हो गया। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अगर हम बात करें
यहाँ पर कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर किसी बच्चे की बात करें, किसी बच्चे का कान खराब हो रहा है या किसी बच्चे के कान में पस पड़ गया है। अब क्या हो रहा है दोस्तों, पस पड़ रहा है, उसको दर्द हो रहा है, कान बहुत ज्यादा, उसकी जो एक स्ट्रक्चर है बहुत अलग सा स्वेलिंग सी आ गई है। अगर हम जल्दी से उसकी पहचान करके किसी डॉक्टर से उस पस को निकलवाए, उसके कान का पर्दा फटने से उसको रोका जा सकता है। जिससे क्या होगा, अगर वह निकल जाएगा तो पस निकल जाएगा, उसका कान का पर्दा सुरक्षित रहेगा और बच्चा क्या हो जाएगा, उस कान से सुन पाएगा। यदि अगर हम ये सब ना करते, ना हम उस चीज को आइडेंटिफाई करते, उसका अर्ली इंटरवेंशन करते, ना पहचानते और हम डॉक्टर के पास उसको नहीं ले जाते, प्रबंधन नहीं करते और उसका ट्रीटमेंट नहीं करते, यानी कि उपचार नहीं करते, तब बच्चा क्या हो सकता था, श्रवण ग्रसित हो सकता था, यानी कि उसको हेयरिंग इंपेयरमेंट हो जाता। तो क्या हो गया, ये हमारा द्वितीय रोकथाम है जिसमें हम शीघ्र हस्तक्षेप, पहचान, प्रबंध और उपचार करेंगे। उसके बाद है दोस्तों अंतिम रोकथाम। क्या है दोस्तों, अंतिम रोकथाम एक भय स्थिति आ जाती है जब हमारे पास सारे रास्ते खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो क्रिया चल रही है बच्चे के साथ, जो व्यवहार चल रहा है, उस व्यवहार को रोक सकते हैं हम। कैसे या सीमित कर सकते हैं, खत्म तो हम कर नहीं सकते किसी भी डिसेबिलिटी को। तो क्या है दोस्तों, यह वह स्थिति है जब रोग अक्षमता या विकलांगता का रूप धारण कर लेते हैं, यानी कि व्यक्ति में पूर्ण रूप से एक दिव्यांगता है या कोई एक अक्षमता आ गई है। मान लीजिए उस बच्चे के क्या कान में क्या हो गया, असक्षम हो गया कान से सुनने के लिए, तो इस रोकथाम में पुनर्वास के उपाय किए जाते हैं, यानी कि रिहैब करा सकते हैं हम उन बच्चों को। कोई हियरिंग एड्स लगा देंगे या सुनने के लिए हम उसको क्या है, ऑगमेंटेड कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर देंगे। अगर बच्चा सुनना बंद कर देगा, साइन लैंग्वेज कराएंगे, तो क्या होगा, इस रोकथाम में पुनर्वास के उपाय किए जाते हैं जिसके द्वारा विकलांगता के दुष्प्रभाव को सीमित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अंतिम रोकथाम में करना क्या है कि जब किसी अक्षमता विकलांगता ने पूर्ण रूप धारण कर लिया है, इस रोकथाम में पुनर्वास के उपाय किए जाते हैं जिसके द्वारा विकलांगता के दुष्प्रभाव को सीमित किया जा सकता है, क्योंकि हम यहाँ पर खत्म नहीं कर सकते विकलांगता को। ठीक है दोस्तों, कभी खत्म नहीं होती विकलांगता, लेकिन सीमित कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 3 चीजें हम कर सकते हैं। तो किसी पुनर्वास के द्वारा हम ये सारी चीजें उसको रिहैब कराएंगे ताकि बच्चा क्या हो जाए, इन चीजों में जो उसके साथ दुष्प्रभाव हो रहे हैं, उसका प्रभाव जो पड़ रहा है वह उसका सीमित हो जाए, यानी कि रुक जाए या कम हो जाए या उसमें सुधार हो जाए। ठीक है दोस्तों, ये हमारे प्रिवेंशन थे, यानी कि डिसेबिलिटीज के जो हम कहें कि रोकथाम किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों वीडियो लाइक कर दो, चैनल को शेयर कर दो। दोस्तों आजकल आपको इतना मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं आपके, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, तो शेयर करते रहो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू सो मच।